दिया गया सेल साइकिल। सेल साइकिल वह है कि जिसमें जो ग्रोथ से लेकर के डिवीजन तक की जो प्रक्रिया होती है उसे सेल साइकिल कहते हैं। एंड फिर इसके बाद आता है हम लोगों का फेज ऑफ सेल साइकिल, मतलब कि सेल साइकिल में कितनी कितनी घटनाएं घट सकती है। तो सेल साइकिल में 3 घटनाएं होती हैं। पहली होता है जीवन फेज, फिर होता है यस फेज और G2 फेज होता है। फिर उसके बाद एम फेज मतलब मिटोसिस फेज होता है। जीवन मतलब गैप 1 फेज होता है। यस मतलब सिंथेसिस फेज। G2 मतलब होता है गैप 2 फेज। एंड फिर इसके बाद यहाँ पे एक G0 होता है। G0 का मतलब जब सेल डिवाइड नहीं करेगी या जब सेल का कोई काम नहीं होगा तो वह G0 से फेज में जाता है, जिसको कि रेस्टिंग ऑफ सेल कहा जाता है। एंड फिर फेज ऑफ सेल साइकिल। फेज ऑफ सेल साइकिल में जो भी उनका जैसे कि कोई भी सेल लगभग 24 घंटे में डिवीजन की कैपेसिटी रखती है, उसमें से जो 95% यानी जो 23 घंटा लगभग समय जो लगता है वह कि इंटरफेज में लगता है, और बाकी जो समय लगता है वो और भी समय में। तो इसमें 24 आवर में कोई भी सेल जो होती है इन 24 आवर्स हाउ रिवर द ड्यूरेशन। एंड फिर इसके बाद ऑरिजिन ईस्ट का एग्जाम्पल लिया गया है। इसमें इस ईस्ट के एग्जाम्पल में बताया गया है कि जो ईस्ट होता है वह 90 मिनट में सेल साइकिल और सेल डिवीजन की कैपेसिटी पूरा करता है। और सेल साइकिल और सेल डिवीजन में 2 फेज होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। जो इंटरफेज होता है, जो होता है लगभग सेल साइकिल का पूरा 19% भाग होता है, और एम फेज यानी मिटोसिस फेज जो होता है यह 5% भाग होता है। और फिर इसके बाद क्या होता है, एम फेज जो होता है यह रिप्रेजेंट करता है व्हेन द एक्चुअली सेल डिवीजन। तो एक्चुअल रूप से जो सेल डिवीजन होता है वह एम फेज यानी माइटोसिस फेज में होता है। फिर इसके बाद इंटर फेज जो रिप्रेजेंट करता है फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव यानी ये मेटा फेज के मेटा नहीं माइटोसिस फेज। एंड इट इज ए सिग्निफिकेंट टू द नोट दैट इज ए 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन, यानी जो एवरेज ड्यूरेशन होता है इनका सेल साइकिल का वह 24 आवर होता है। ह्यूमन सेल की बात हो रही है, तो ह्यूमन सेल में 24 आवर ऑन एवरेज जो होता है सेल डिवीजन की कैपेसिटी रखता है। फिर इसके बाद इसमें जो सेल डिवीजन होता है प्रॉपर लास्ट वनली अबाउट 1 आवर। तो जो प्रॉपरली सेल डिवीजन की कैपेसिटी होती है वह लास्ट 1 घंटे के अंदर होती है, और उससे पहले जो 95% यानी जो लगभग 23 घंटे का जो समय होता है वह उसमें सेल ग्रो करती है। फिर इसके बाद जो मेटा फेज होता है स्टार्ट होता है, न्यूक्लियर डिवीजन करता है। न्यूक्लियर डिवीजन के करस्पॉन्डिंग इसमें डाटर सेल या डाटर क्रोमोसोम का डिवीजन होता है। जो क्रोमोसोम का डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और फिर जो इसके इंड के बाद ये रिजिस्टेट हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट होता है। फिर इसके बाद टाइम ड्यूरिंग दिस विच द सेल प्रिपेयर ए डिवीजन अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रिप्लिकेशन। इसमें सेल ग्रोथ करता है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। तो इंटरफेज में सेल अपने आप ग्रोथ करता है। फिर इसके बाद सेल डिवाइड करता है इन ए ऑर्डरली मैनर। द इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेज। जो इंटरफेज होता है इसको 3 फेज में डिवाइड किया गया है। एक है जीवन फेज और एक है G2 फेज। एक जीवन फेज है, एक G2 फेज है, और एक यस फेज। जीवन फेज, यस फेज और G2 फेज, यानी गैप 1 फेज, गैप 2 फेज और गैप 2 फेज के बारे में बात किया गया है। तो जो जीवन फेज होता है, जीवन फेज में क्या क्या होता है, तो जीवन फेज का इंटरवल एक इसके इंटरवल होता है। तो जीवन फेज जो होता है माइटोसिस और डीएनए रिप्लिकेशन के बीच की कड़ी होती है। और जीवन फेज में क्या होता है कि मेटाबॉलिटिकली या एक्टिव होता है, लेकिन इसके अंदर डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता है। फिर इसके बाद यस फेज यानी जो सिंथेसिस फेज होता है, सिंथेसिस फेज में क्या होता है कि डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, और डीएनए जो होता है वह अपना डबल हो जाता है। यानी एक सेल में जैसे 2C डीएनए है तो 4C डीएनए हो जाता है। तो जो 2C डीएनए होता है वो 4C डीएनए में हो जाता है। फिर इसके बाद जो ये क्रोमोसोम होता है, इंक्रीजिंग इन क्रोमोसोम नंबर इफ सेल हैज हैप्लॉइड 2n एंड द क्रोमोसोम नंबर G1। तो जो क्रोमोसोम नंबर होता है, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं करता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, बट जो डीएनए होता है डीएनए अपने आप को डबल कर लेता है, लेकिन क्रोमोसोम के अंदर कोई भी ऐसा बदलाव देखने को नहीं मिलता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि हैप्लॉइड टू क्रोमोसोम नंबर G1 एंड इवन द यस फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन द सेम। यानी जीवन फेज से लेकर के यस फेज तक क्रोमोसोम नंबर अपने आप को डबल नहीं करता, बट जो डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, डीएनए के रिप्लिकेशन में डीएनए अपने आप को डबल कर देता है, पर क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होता है।
और फिर इसके बाद आता है इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के बारे में बात की जाए तो ड्यूरिंग द यस फेज, यस फेज में क्या होता है कि डीएनए रिप्लिकेशन करता है, डीएनए रिप्लिकेशन की प्रक्रियाएं प्रारंभ होती हैं। फिर इसके बाद इन द कहाँ डीएनए के रिप्लिकेशन की प्रक्रियाएं जो है न्यूक्लियस में प्रारंभ होती हैं। और फिर इसके बाद जो सेंट्रियोल होता है वो अपने आप को डुप्लीकेट करता है साइटोप्लाज्म में, जो सेंट्रियोल होता है वो अपने आप को साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट करने का काम करता है। फिर इसके बाद ड्यूरिंग द G2 फेज, G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। प्रोटीन का मतलब कि उसमें जो भी न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, जैसे सेल ग्रोथ कर दी, सेल ग्रोथ के लिए कुछ भी न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है तो वह G2 फेज में होता है। तो G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रिपरेशन करता है माइटोसिस के लिए। तो माइटोसिस के लिए जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वह G2 फेज में ही प्रारंभ हो जाती है, G2 फेज में प्रारंभ होती है ताकि उसको एनर्जी दी जाए। और फिर इसके बाद प्रिपरेशन करता है माइटोसिस का। फिर इसके बाद सेल का ग्रोथ कंटिन्यू हो जाता है, मतलब लगातार कंटिन्यू होता है, लगातार होता रहता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि कंटिन्यू होने के बाद, खत्म होने के बाद सम सेल इन एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू द एक्सहिबिट डिवीजन। कई सेल ऐसे होते हैं जिसमें जो डिवीजन होता है वह दिखाई नहीं देता है, मतलब डिवीजन होता है ऐसी बात नहीं, लेकिन वह दिखाई नहीं देता कि कब मतलब कि जैसे कि एग्जाम्पल हार्ट सेल की बात करें तो हार्ट सेल कब डिवाइड कर जाती है ये हम देख नहीं सकते। एंड मेनी अदर सेल डिवाइडेड ओनली occasionally as a need to be the reply cell and that has been the lost because of injury or the dead cell। जैसे कि मान लीजिए घाव लग गई है तो घाव लगने के बाद जैसे जब सेल डिवाइड करती है, सेल ग्रोथ करती है तो ये हमें सेल ग्रोथ करती है। तो सेल ग्रोथ जब होती है तो ये हमें दिखाई देता है। बट क्या हुआ ना कि जब कई सेल ऐसी होती है जो कि डिवाइड करती हैं और फिर इसके बाद उसमें डिवीजन होता है तो हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। फिर इसके बाद दीज सेल्स दैट डू नॉट द डिवाइड फर्दर द एग्जिस्ट, कई सेल ऐसी होती है कि जो डिवाइड नहीं करती, वह जीवन फेज से ही बाहर चली जाती है। जिसको डिवीजन करना होता है जिस सेल को, वह जीवन फेज में आता है, फिर जीवन फेज से यस फेज में आता है, फिर उसके बाद G2 फेज में आता है। तो ये प्रक्रिया फिर यम फेज होता है। तो सेल डिवीजन की कैपेसिटी होती है। अगर मान लीजिए जिस सेल को डिवाइड नहीं करना है तो वो क्या करेगी, तो जिस सेल को डिवाइड नहीं करना होता है वहाँ जीवन फेज से निकल जाती है, बाहर निकल जाती है और इंटर कर देती है इनएक्टिव स्टेज में। इनएक्टिव स्टेज का मतलब होता है कि इस समय सेल अपने आप को स्थिर कर चुकी है, उसमें यानी डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होगी, क्रोमोसोम नंबर डिवाइड नहीं करेगा और फिर डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होगा और डीएनए नंबर अपने आप को इंक्रीज नहीं करेगा। फिर इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। और फिर इसके बाद जो इस ए स्टेज होता है, यानी कि जिस समय सेल डिवाइड नहीं कर सकते, इन दिस सिचुएशन सेल कैन बी नॉट डिवाइड इन द ड्यूरिंग द रिस्ट्रिक्टिंग फेज, मतलब कि इनएक्टिव स्टेज, जो इनएक्टिव स्टेज होता है, इनएक्टिव स्टेज में जाने के बाद क्विसेंट स्टेज आता है। क्विसेंट स्टेज को कहा जाता है G0 फेज, यानी उसको डिनोट करते हैं हम लोग G0 से डिनोट किया जाता है क्विसेंट फेज को G0 से डिनोट किया जाता है। फिर आप द सेल साइकिल, यानी यह सेल साइकिल का जो रिस्ट्रिंग फेज होता है, यानी जिस सिचुएशन में सेल अपने आप को डिवीजन नहीं कर सकती है, अपने आप को रोक देती है, वह सेल या जीवन से बाहर, जीवन फेज से बाहर चली जाती है, उस फेज को कहा जाता है G0 फेज या क्विसेंट फेज। फिर इसके बाद आता है कि सेल इज द स्टेट रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नॉट लॉन्गर प्रोफिलेट अनलेस कॉल्ड द डू नॉट शो द डिपेंडिंग द रिक्वायर ऑफ द ऑर्गन। देखो क्या कह रहा है, इस पॉइंट में लगभग यह बात करने की बात हो रही है, यानी लगभग यह समझाने की बात कर रहा है कि जो सेल होता है, सेल इन दिस स्टेज, यानी कि यह जो सेल का स्टेज होता है रिमेन द मेटाबॉलिकली एक्टिव, यानी वह लगभग अपने आप को रिमेन रखती है, सेम रखती है मेटाबॉलिकली, यानी केमिकल रिएक्शन उसमें होते रहते हैं, केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, बट नो लॉन्गर प्रोलीफेरेट अनलेस, यानी कि मतलब कोई प्रोलीफेट अनलेस होता है। फिर इसके बाद होता है कॉल्ड प्रोलीफेट अनलेस एंड proliferate unless called and do not so depending on the requirement of a organism। ये बात तो खत्म हो गई। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल की बात की जाए तो एनिमल सेल जो होते हैं, इन एनिमल सेल मियोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल। देखो कह रहा है कि जो एनिमल सेल होते हैं, जो एनिमल में मियोटिक सेल होता है या मियोटिक सेल डिवीजन जो देखने को मिलता है, यानी एन फेज जो डिवीजन होता है ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक, यानी हमें डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में ही देखने को मिलता है। यानी कह रहा है कि जो एनिमल सेल होते हैं, जो डिप्लॉयड एनिमल सेल होते हैं, उसमें ही एम फेज यानी मियोटिक फेज देखने को मिलता है। तो जो कह रहा है कि इन एनिमल
मियोटिक सेल डिवीजन इन वन इज सीन इन द डिप्लॉयड सोमेटिक सेल, यानी जो डिप्लॉयड सोमेटिक सेल वाले होते हैं उसमें ही हमें जो कि मियोटिक डिवीजन मिटोसिस देखने को मिलता है। और फिर इसके बाद करा अगेंस्ट दिस, यानी इसके अलावा यदि बात की जाए तो द प्लांट कैन शो मियोटिक डिवीजन इन बोथ डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड। तो कह रहा है कि जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट एनिमल सेल में केवल क्या होता है कि एनिमल सेल जो होती है, एनिमल सेल केवल डिप्लॉयड कंडीशन में ही एम फेज को प्रीफर करती हैं, यानी माइटोसिस फेज केवल वह एम फेज तभी प्रीफर करती हैं जबकि वह डिप्लॉयड हो। लेकिन ये जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल इट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक इन द डिप्लॉयड सेल इन द बोथ हैप्लॉयड एंड द डिप्लॉयड। तो जो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों सिचुएशन में यह शो करता है कौन, एम फेज मतलब मिटोसिस फेज। तो जो मिटोसिस फेज होता है यह जो होता है कि डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों सिचुएशन में शो करता है, बट लेकिन ये प्लांट सेल में होता है। फिर इसके बाद आता है इन फ्यू एंड फिर इसके बाद आता है कि फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट। तो जो प्लांट होते हैं, प्लांट में क्या देखने को मिलता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। तो कह रहा है कि फॉर यू रिकलेक्शन, आप रिकलेक्शन कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल्स लेते हैं। अगर आप एग्जाम्पल्स की बात करें तो उदाहरण के तौर पे बात करें तो जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट में क्या होता है, अल्टरनेशन जनरेशन देखने को हमें मिलता है। आइडेंटिफाई प्लांट स्पीसीज एंड स्टेज एट विच माइटोसिस सीन इन द हैप्लॉयड सेल। तो जो अल्टरनेशन जो डिप्लॉयड सेल डिवीजन होता है या डिप्लॉयड सेल में माइटोसिस देखने को मिलता है, या डिप्लॉयड सेल में जो माइटोसिस होता है वो कहाँ होता है, तो जो फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल अल्टरनेशन जनरेशन, जब अल्टरनेशन जनरेशन होता है तो उसमें हमें मिटोसिस देखने को मिलता है। और यह जो होता है कि कई स्पीसीज ऐसी होती है जो कि इस कैरेक्टर को शो करती है। फिर इसके बाद आता है यम फेज यानी मिटोसिस फेज। तो यम फेज क्या होता है, यम फेज के बारे में यदि बात की जाए तो दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड, यानी इसमें कई ड्रामा का मतलब होता है कि ड्रामा का मतलब होता है दिखाना या कई चीज़ को प्रस्तुत करना। ड्रामा का मतलब होता है किसी चीज़ को एक रूप से प्रस्तुत करना। तो इन दिस द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ ए सेल साइकिल, तो यानी जो मिटोसिस फेज होता है या जो सेल साइकिल के ड्रामा वाला फेज होता है यानी उत्तेजित फेज होता है, तो यह फेज होता है। तो दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। तो सेल साइकिल का जो ड्रामेटिक पीरियड होता है वह यम फेज होता है यानी माइटोसिस फेज होता है। फिर इसके बाद इन्वॉल्विंग इज ए मेजर ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब कि ऑर्गन के जैसे कोई भी ऑर्गेनिजम्स होता है, ऑर्गेनिजम्स कई भी ऐसे रीजनरेशन के रीऑर्गेनाइजेशन उसमें होता है। तो रीऑर्गेनाइजेशन जो होता है मिटोसिस फेज में होता है, इन्वॉल्विंग इन ए मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ अ सेल। सेल के जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं अपने आप के अंदर ऑफ अ वर्चुअली सेल कंपोनेंट ऑफ अ सेल। फिर इसके बाद बात करते हैं सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स इज द सेम। लेकिन यम फेज में कह रहा है कि जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं इन दिस सिचुएशन सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इन द सेम। तो पेरेंट सेल में और प्रोजेनी सेल में क्रोमोसोम का नंबर सेम कर देता है यम फेज में क्या करता है कि सेल डिवाइड करेगी, सेल डिवीजन के बाद क्या करता है कि वह क्रोमोसोम नंबर को डिवाइड कर देता है, दोनों में सेम कर देता है। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द इक्विलेशन डिवीजन। तो इक्विलेशन डिवीजन इक्विलेशनल डिवीजन का मतलब यह है कि जब क्रोमोसोम नंबर को सेम कर दिया जाए, डाटर सेल और पेरेंट सेल। तो डाटर सेल और पेरेंट सेल में क्या कर रहा है कि क्रोमोसोम नंबर को सेम कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो क्या हुआ, ये कहा कि सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड द प्रोजेनी सेल इन द सेम, यानी जो उसके पेरेंट सेल से जो सेल बना है और जो पेरेंट सेल है इन दोनों में क्रोमोसोम नंबर सेम हो जाता है। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द इक्विलेशनल डिवीजन। इक्विलेशनल डिवीजन जो होता है यह हमें यम फेज में देखने को मिलता है। इक्विलेशनल डिवीजन जो होता है हमें यम फेज में देखने को मिलता है। फिर इसके बाद क्या होता है यम फेज में थ्रो फॉर द कन्वेंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू द 4 स्टेजेस। तो माइटोसिस होता है, माइटोसिस की प्रक्रियाएं जो होती है वो 4 फेज में होती हैं। तो देखिए माइटोसिस भी ऐसा नहीं है कि माइटोसिस यम फेज डायरेक्ट हो जाता है, 5% में भी उसको 4 फेज लेना पड़ता है। तो ह्यूमन की बात कर रहे हैं, अदरवाइज हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो सकता है, सेल साइकिल का प्रक्रियाएं अलग अलग हो सकती है। तो फिर इसके बाद थ्रू द कन्वेंशंस माइटोसिस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू द 4 स्टेज में डिवाइड होता है।
और फिर ऑफ द न्यूक्लियर डिवीजन, तो न्यूक्लियर डिवीजन को कहते हैं कैरियोकाइनोसिस। कैरियोकाइनोसिस मीन्स द न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन को कहा जाता है कैरियोकाइनोसिस। थ्रू द कन्वेंस माइटोसिस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू द 4 स्टेज। तो जब 4 स्टेज में यह डिवीजन करता है, 4 स्टेज में डिवीजन करता है, और ये डिवीजन कहाँ देखने को मिलता है, न्यूक्लियर के अंदर होता है। तो न्यूक्लियर के अंदर ये डिवीजन होता है, तो यानी कैरियोकाइनोसिस, कैरियस होते हैं कैरियोकाइनोसिस, यानी न्यूक्लियर के अंदर जब देखो, जब न्यूक्लियर के अंदर कोई भी डिवीजन होगा तो उसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। जब साइटोप्लाज्म के अंदर कोई डिवीजन होता है उसको साइटोप्लाज्मिक कहते हैं। तो देखो साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस मतलब कि साइटोप्लाज्म के अंदर अब कोई डिवीजन हो रहा है, और न्यूक्लियर के अंदर जब डिवीजन हो रहा है तो कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। फिर इट इज द वेरी इसेंशियल टू द अंडरस्टैंड द सेल डिवीजन इज ए प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट। Line cannot be the drawn between the various stages. In this line, it can be told that the through conveys the mitosis has been divided into the 4 stage nuclear division of a nuclear division होता है। फिर इसके बाद it is a very essential to the understand and the cell division is a progressive process and the very clear cut line cannot be drawn given with various stage। इसमें कई स्टेज ऐसे हो सकते हैं जो हमें दिखाई नहीं दे सकते हैं। तो कह रहा है कि through the conveys mitosis has been divided into the four stage and the nuclear division means this is called a karyokainosis. It is a very essential to the understand and the cell division it is a progressive process and the very clear cut line and cannot draw between the various stages। कैरियोकाइनोसिस इन्वॉल्विंग फॉलोइंग स्टेज, तो जो कैरियोकाइनोसिस होता है इसमें कई स्टेज होते हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। तो कैरियोकाइनोसिस में कौन कौन से स्टेज देखने को मिलते हैं, प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है और टीलोफेज होता है। तो कैरियोकाइनोसिस में हमें 4 फेज दिखाई देता है, प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है और एनाफेज होता है और टीलोफेज होता है। तो 4 फेज जो होते हैं हमें यम फेज यानी मिटोसिस फेज के अंदर देखने को मिलते हैं। और फिर इसके बाद आता है प्रोफेज। तो प्रोफेज की बात की जाए तो प्रोफेज जो होता है, प्रोफेज की बात की जाए तो प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ कैरियोकाइनोसिस ऑफ अ मिटोसिस फॉलो द यस एंड द G2 फेज ऑफ अ इंटरफेज। देखो क्या कह रहा है कि जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज वह प्रथम स्टेज होता है कैरियोकाइनेसिस का, यानी न्यूक्लियर के अंदर जो पहला स्टेज होता है वह प्रोफेज होता है। तो प्रोफेज के बारे में कह रहा है कि प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनोसिस ऑफ मियोसिस फॉलो द यस एंड G2 फेज। एक किसको फॉलो करता है, तो यस और G2 फेज को फॉलो करता है ऑफ इंटरफेज एंड इंटरफेज में भी कुछ फॉलो करता है, तो प्रोफेज। फिर इसके बाद आता है फिर इसके बाद आगे की बात हो रही है, तो इन द यस एंड द G2 फेज यस एंड द G2 फेज। तो यस फेज और G2 फेज जो होता है, द न्यू DNA मॉलिक्यूल फॉर्म आर द नॉट डिस्टिंक्ट कट द इंटरबाइंड मीन्स द इन द यस फेज और G2 फेज में जो न्यू DNA मॉलिक्यूल बनता है वो डिस्टिंक्ट नहीं होता, अलग मतलब अदरवाइज नॉट ए डिवाइड एंड द इंटरबाइंड, वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। मतलब कि जो क्या हुआ कि जो हमें यस फेज और G2 फेज में जो DNA अपने आप को डबल किया था, वह DNA डबल तो हो गया था बट क्लियर कट नहीं था, यानी वह एक दूसरे से इंटरबाइंड था। वो क्लियर कट नॉट आउट इन द डिस्टिंक्ट इन द बाइंड इट इज ए टूगेदर एंड प्रोफेज इज ए मार्क्ड बाई द इनिशिएशन फ्रॉम द प्रोफेज होता है, प्रोफेज इज मार्क्ड बाई द इनिशिएशन ऑफ ए कंडेंसेशन ऑफ ए क्रोमोसोमल मटेरियल। जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज में क्या होता है कि DNA का कंडेंसेशन होता है, यानी कि DNA को अलग अलग करने की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है। DNA तो डबल हो गया है लेकिन DNA एक दूसरे से अलग नहीं हुआ यानी कहने का तात्पर्य है कि DNA 2 से 4 तो हो गया, 2 से 4 हो गया GS फेज से लेकर के G2 फेज में, लेकिन जो DNA 2 से 4 हुआ था वह अभी तक अलग नहीं हुआ है। तो कह रहा है कि प्रोफेज इज मार्क एज बाय द इनिशिएशन फॉर द कंडेंसेशन मतलब होता है कि एक मतलब गंभीर रूप से एक मतलब एकत्रित कर देना आप क्रोमोसोमल मटेरियल। तो क्रोमोसोमल मटेरियल क्या करता है कि DNA को कंडेंस करने का काम करता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि द क्रोमोसोम मटेरियल बिकम द अनटेलेजेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। तो इसमें क्या करता है, क्रोमेटिन कंडेंसेशन में क्रोमेटिन हेल्प करता है, सहायता करता है।
यानी कह रहा है कि जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज यह मार्क करता है यानी यह प्रदर्शित करता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए का कंडेंसेशन इसमें होता है, और डीएनए के कंडेंसेशन के बाद क्रोमोसोम मटेरियल में क्रोमोसोम मटेरियल बिकम द अंडर अनटाल्डेड एंड द ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। तो इसमें क्रोमेटिन क्या होते हैं, क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिन होते हैं वह कंडेंसेशन होने लगते हैं। तो एक मेटाफेज में 4 फेज होता है, प्रोफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज नहीं, मिटोसिस फेज में 4 फेज होते हैं। प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज और टीलोफेज। तो जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज में इनिशियली डीएनए को कंडेंस करके डिवाइड करने की प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम से क्रोमेटिन जो होता है वो कंडेंस करता है अपने आप को। फिर इसके बाद क्या होता है, क्रोमेटिन कंडेंसेशन की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है, सेंट्रोमियर, यानी जो सेंटर में प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर होता है। सेंट्रोमियर विच हैड द अंडरगॉन द डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द एस फेज, यानी कि जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर के अंदर डुप्लीकेशन की जो प्रक्रियाएं होती है वह मतलब कह रहा है कि सेंट्रोमियर विच हैड द अंडरगॉन यानी इनके अंदर डुप्लीकेशन होता है ड्यूरिंग द एस फेज में ऑफ इंटरफेज। एस फेज से इंटरफेज, यस फेज वाला जो होता है, इंटरफेज में जो यस फेज होता है इसमें डुप्लीकेशन होता है। नाउ बिगिन टू मूव टूवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल, यानी यह सेल के अपोजिट पोल पे चले जाते थे। यानी सेंट्रोमियर के अंदर यस फेज में डुप्लीकेशन होता है। तो यस फेज में डुप्लीकेशन होता है, कह रहा है कि जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के अंदर डुप्लीकेशन हुआ और वह डुप्लीकेशन होने के बाद जो सेंट्रोमियर था, सेंट्रोमियर में डुप्लीकेशन हुआ और डुप्लीकेशन के बाद डुप्लीकेशन हुआ और जो कि इंटरफेज में था, और सेंट्रोमियर इंटरफेज में ही था, इंटरफेज में यस में था। यस वाली कंडीशन यानी सिंथेसिस कंडीशन में इसके अंदर डुप्लीकेशन होता है। डुप्लीकेशन के बाद नाउ मतलब अब क्या होता है, जब जैसे जैसे मेटाफेज के प्रोफेज में आता है, इस समय क्या करने लगता है कि अपोजिट पोल पे जाने लगता है, यानी एक दूसरे से अपोजिट पोल पे जाने लगता है। एंड द कंप्लीशन, यानी कह रहा है कि द कंप्लीटेशंस ऑफ प्रोफेज कैन थस से मार्क एज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट, यानी जो कह रहा प्रोफेज हुआ, प्रोफेज में क्या क्या प्रदर्शित कर सकता है। तो प्रोफेज में होता क्या है, प्रोफेज में हम लोग जानते हैं कि प्रोफेज में सबसे पहले फर्स्ट स्टेज होता है कैरियोकाइनेसिस का। तो प्रोफेज जो होता है सबसे पहला वह स्टेज होता है, कैरियोकाइनेसिस का सबसे पहला स्टेज प्रोफेज होता है। प्रोफेज में क्या होता है कि माइटोसिस होता है, फॉलो करता है यस और G2 फेज को। तो माइटोसिस यस और G2 फेज को फॉलो करता है। इंटरफेज के दौरान यस फेज और G2 फेज को फॉलो करता था। फिर इसके बाद जो यस फेज और G2 फेज था वह नया डीएनए मॉलिक्यूल जो बना था वह यस और G2 फेज में यह जो नया डीएनए मॉलिक्यूल बना था यह अभी तक अलग नहीं हुआ था। तो प्रोफेज जब अभी क्या कर रहा है, यम फेज यानी माइटोसिस फेज में प्रोफेज अभी G2 और यस और G2 के बचे हुए कामों को पूरा कर रहा है। तो प्रोफेज क्या कर रहा है कि यस फेज और G2 फेज में जो काम बच चुके थे वह प्रोफेज में पूरा हो रहे हैं। तो कौन सा काम नहीं पूरा हुआ था, पहला काम यह था कि जो डीएनए था, डीएनए तो डबल हो चुका था, लेकिन डीएनए मतलब 2 से 4 हो चुका था, मतलब लेकिन अभी उसके अंदर मतलब अलग अलग नहीं हुआ था। तो अब क्या करेगा कि क्रोमोसोम क्या करता है, क्रोमोसोम में जो क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन कंडेंस करता है और फिर इसके बाद इसको अलग करने की प्रक्रिया होती है। तो क्रोमेटिन कंडेंस होता है, क्रोमेटिन कंडेंस होने के बाद क्या करता है कि क्रोमोसोम मटेरियल जो होते हैं इसके अंदर कई क्रोमेटिन कंडेंस होते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि क्रोमेटिन कंडेंसेशन के बाद जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर क्या करता है कि यस से लेकर के G2 फेज तक, सेंट्रोमियर क्या था कि यस फेज से लेकर के G2 फेज तक अपने आप को डुप्लीकेशन ही कर रहा था, अपने आप को डुप्लीकेशन ही कर रहा था। लेकिन जब वह प्रो फेज में आता है यानी माइटोसिस फेज के प्रो फेज में आता है तो वो क्या करने लगता है कि अपने अपोजिट पोल पे जाना प्रारंभ कर देता है। तो अपने अपोजिट पोल पे जाना प्रारंभ कर देता है। फिर इसके बाद जो कंपटीशन होता है प्रोफेज के अंदर मार्क एज ए फॉलो कैरेक्टर, तो इसके लिए कई कैरेक्टर को डिफाइन किया गया प्रोफेज में। तो प्रोफेज तो क्या हुआ, प्रोफेज यानी यम फेज का यानी माइटोसिस फेज का पहला 4 अवस्थाएं होती हैं। तो 4 अवस्थाओं में जो पहला अवस्था होता है प्रोफेज क्या करता है कि यस और G2 फेज को हम जानते हैं कि उसके कुछ बचे हुए कामों को पूरा करता है। और फिर इसके बाद इसमें डीएनए डबल नहीं हुआ होता है, क्रोमोसोम से क्रोमेटिन कंडेंस होता है। फिर इसके बाद इसमें
क्रोमेटिन कंडेंस होने के बाद जो सेंट्रोमियर होता है अपने अपोजिट पोल पे आता है। 2 से 3 बातें हमें देखने को मिली। फिर इसके बाद इसमें कई कैरेक्टर होते हैं, जो कई इवेंट घटनाएं घटती हैं, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो कह रहा है कि प्रोफेज कैन थस एज मार्क एज द फॉलोइंग कैरेक्टर इवेंट। तो इसमें कई इवेंट जो है हमें देखने को मिले हैं। और जैसे इवेंट कौन कौन से हैं, इवेंट की बात की जाए तो इवेंट की बात की जाए तो क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस, यानी जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है वह कंडेंसेशन का कार्य करता है, यानी एकत्रित होने का कार्य करता है। तो क्या कह रहा है कि क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेशन टू द फॉर्म कॉम्पैक्ट मियोटोसिस क्रोमोसोम, यानी क्या कह रहा है कि जो क्रोमोसोम होता है इसमें कह रहा है कि जो क्रोमोसोम मटेरियल होता है यह कंडेंस होता है। क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस होता है, कंडेंस होने के बाद टू फॉर्म ए कॉम्पैक्ट माइटोटिक, इसमें कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम के कॉम्पैक्ट माइटोटिक हो जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, क्रोमोसोम आर सीन टू बी द कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमैटिड chromosome are seen in the composed of a two chromatid attached together at the centromeres the composed of a two chromatid attached together centromeres। तो प्रोफेज में हुआ क्या, प्रोफेज के कैरेक्टर के बारे में बता रहा है कि जो घटनाएं घटी थी, जो क्रोमोसोमल मटेरियल था, क्रोमोसोमल मटेरियल अपने आप को कंडेंस किया, कंडेंस करने के बाद कंपैक्ट माइटोटिक हुआ। कंपैक्ट माइटोटिक किसके अंदर हुआ, क्रोमोसोम के अंदर हुआ। क्रोमोसोमल में मटेरियल कंडेंस हुआ, क्रोमोसोमल में मटेरियल कंडेंस हुआ। मटेरियल कंडेंस होने के बाद कंपैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम हुआ, कंपैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम हुआ। फिर उसके बाद जो क्रोमोसोम हुआ, क्रोमोसोम था आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ ए टू क्रोमैटिड, तो दो क्रोमैटिड इसमें कंपोज्ड हुए और ए अटैच हो गए टूगेदर सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर से क्या हो गए, अटैच हो गए। एंड फिर इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि सेंट्रोमियर विच है अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द इंटरफेज। तो क्या कह रहा है, हाँ, दूसरी बात यह कह रहा है कि जो सेंट्रोमियर था, सेंट्रोमियर विच है जे अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द इंटरफेज। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है कि जो क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम विच है जे अंडरगॉन, इसके अंदर यानी जो क्रोमोसोम सेंट्रोमियर जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के अंदर क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है ड्यूरिंग द इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर जो सेंट्रोमियर था उसके अंदर डुप्लीकेशन हुआ। फिर इसके बाद बीइंग टू बी मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल, अपोजिट पोल ऑफ सेल, यानी यह सेल के अपोजिट पोल पे चला जाता है। ईच सेंट्रोमियर्स, यानी लगभग मतलब कि जो भी ईच सेंट्रोमियर्स रेडिएट आउट द माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड एज एस्टर्स, मीन्स द सेंट्रोमियर्स, मतलब कि जो सेंट्रोक्रोमोसोम था या सेंट्रोसोम था, जो सेंट्रोसोम था इसके बाद इसका डुप्लीकेशन हुआ। जो सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन हुआ था वह इंटरफेज के अंदर ही हुआ था। तो सेंट्रोसोम भी अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द इंटरफेज, इंटरफेज के अंदर इसमें क्या हुआ, डुप्लीकेशन हुआ। एंड बीइंग टू बी मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल, या एक दूसरे के अपोजिट, सेंट्रोमियर के अपोजिट पोल पे चला जाता है। फिर ईच सेंट्रोमियर, जो ईच क्रोमोसोम, यानी प्रत्येक क्रोमोसोम जो होता है वो रेडिएट आउट होता है माइक्रोट्यूब्यूल जिसको कहा जाता है एस्टर, माइक्रोट्यूब्यूल जिसको कहा जाता है एस्टर। एंड द टू एस्टर टूगेदर बीट स्पाइंडल फाइबर फॉर्म ए माइटोटिक apparatus। मीन्स कहने की बात यहाँ इस लाइन में यह कह रहा है, देखो इस लाइन में बता रहा है कि जो टू एस्टर क्या करते हैं, दो एस्टर का मतलब क्या हुआ, एस्टर का मतलब हुआ कि प्रत्येक क्रोमोसोम, प्रत्येक सेंट्रोसोम, जब प्रत्येक सेंट्रोसोम एक क्या होता है, रेडिएट करते हैं मतलब कि, यानी यहाँ कहने का तात्पर्य कि जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम क्या किया, रेडिएट किया, सेंट्रोसोम रेडिएट किया आउट, मतलब बाहर किया माइक्रोट्यूब्यूल से रेडिएट किया। फिर इसके बाद उसने फॉर्मेशन किया, रेडिएट किया माइक्रोट्यूब्यूल्स को हमने कहा एस्टर, और दो एस्टर एक साथ मिलते हैं। एंड द टू एस्टर टूगेदर इट फॉर्म अ स्पाइंडल फाइबर, जिसको स्पाइंडल फाइबर कहा जाता है, फॉर्म अ माइटोटिक apparatus, यानी जो कि माइटोटिक apparatus उसमें हेल्प करता है। फिर इसके बाद सेल एट द एंड ऑफ अ प्रोफेज, तो ये जो सेल होती है यह प्रोफेज के इंड अवस्था पे पहुंच जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है, बेन व्यू अंडर द माइक्रोस्कोप, इसको हम लोग
स्कोप द्वारा देख सकते हैं। तो जो जो लास्ट स्टेज होता है प्रोफेज का, उसके अंदर डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो यानी इसमें हम लोगों को गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोसोम एंड द न्यूक्लियर इनवलप नहीं देखने को मिलता है। देखिए क्या क्या हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इन दिस सिचुएशन द प्रोफेज में दो कैरेक्टर होता है। पहला कैरेक्टर जो होता है क्रोमोसोमल मटेरियल जो होता है वह कंडेंस करता है। जब क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस करता है, कंपैक्ट माइटोटिक होता है। माइटोटिक किसके अंदर होता है? क्रोमोसोम के अंदर होता है। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस हुआ, उसके बाद क्या हुआ? क्रोमोसोम मटेरियल कंडेक्ट होने के बाद कंपैक्ट हुआ, कंपैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम के अंदर हुआ। फिर इसके बाद जो क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम सी टू बी द कंपोज्ड ऑफ ए टू क्रोमेटिड अटैच्ड, उससे इन दिस टू क्रोमेटिड अटैच्ड हुए टुगेदर द सेंट्रोमियर के पास। फिर इसके बाद जो सेंट्रोसोम था, सेंट्रोसोम भी चाहिए अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द इंटरफेज, यानी जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम के अंदर डुप्लीकेशन हुआ इंटरफेज के दौरान ही जो सेंट्रोसोम था, सेंट्रोसोम के अंदर डुप्लीकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। बीइंग टू बी मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल, एक दूसरे के अपोजिट पोल पे थे। फिर ईच सेंट्रोसोम जो कि रेडिएट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स को, जिसको कहा जाता है एस्टर, जो दो एस्टर मिल करके एक साथ स्पाइनल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। एंड दिस स्पाइनल फाइबर्स इन दिस सिचुएशन द माइटोटिक अपैरेटस एंड देन द सेल कैन बी इंड ऑफ अ प्रोफेज, इस सेल जो होता है प्रोफेज की अवस्था में पहुंच जाता है। व्हेन द व्यू अंडरगो द माइक्रोस्पोर, इसको हम माइक्रोस्पोर द्वारा या माइक्रोस्कोप द्वारा देख सकते हैं। इसमें हमें क्या क्या नहीं दिखाई देता? डू नॉट शो द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द न्यूक्लियोसोम एंड द न्यूक्लियर इनवलप, यानी हमें क्या क्या इसमें नहीं दिखाई दे सकता है। माइक्रोस्कोप द्वारा जब हम प्रोफेज को एनालाइज करते हैं, तो प्रोफेज को एनालाइज करने के बाद हम लोगों को गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस और न्यूक्लियर इनवलप, ये चीज़ें हम लोगों को देखने को नहीं